अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है डिस्ट्रिक्ट जज की क्या इनहेरेंट पावर्स हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि सिविल जज के पास क्या इनहेरेंट पावर्स हैं। तो इनहेरेंट पावर्स जो हैं बुनियादी तौर पर इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम देखें कि इनहेरेंट है क्या। इनहेरेंट एक तरह से जैसे कहते हैं कि पैदाइशी इख्तियार होना, वेस्टेड राइट होना, जो कोर्ट के पास ऐसा इख्तियार है जिसके अंदर इंसाफ करने के लिए जब वो देखे कि कोई और प्रोविजन मौजूद नहीं है और वो ज़रूरी है स्टेप लेना, तो अदालत को ये इख्तियार दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी इख्तियार दिया गया है, जिस तरह से सिविल कोर्ट को दिया गया है कि वो उसके अंदर इनहेरेंट पावर्स जो हैं उनका इस्तेमाल करें। और इसके तहत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है यानी डिस्ट्रिक्ट जज, वो सिविल साइड के ऊपर केसेस को डील करते हैं, और जो सेशन कोर्ट होती है यानी सेशन जजेस होते हैं वो क्रिमिनल साइड को डील करते हैं। स्टेटस में दोनों का स्टेटस एक ही होता है, लेकिन जो सिविल साइड को डील करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं और जो क्रिमिनल साइड को डील करते हैं वो सेशन जज कहलाते हैं। जैसे कि नीचे वाली कोर्ट में जो सिविल साइड को डील करते हैं वो सिविल जजेस और जो क्रिमिनल साइड को डील करते हैं वो जुडिशल मजिस्ट्रेट्स कहलाते हैं। तो यहाँ भी जब अख्तियार आएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास सिविल साइड के ऊपर डेफिनेट सिविल प्रोसीजर कोड जो है, पाकिस्तान का प्रोसीजरल लॉ जो है वही एप्लीकेबल होता है तमाम प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसका सेक्शन 151 जिसके तहत तमाम अख्तियारात सिविल कोर्ट को हासिल थे, वो उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी तमाम अख्तियारात हासिल हैं, जिसके अंदर वो तमाम ज़रूरी अहकामात पास कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज साहब। और दूसरी तरफ जो सेशन जज हैं वो भी उसके पास भी ये इख्तियार है कि वो जो मुल्ज़म को जो ट्रायल जब चल रहा हो, अगर उसके अंदर देखें कि ऐसी कोई वाज़ेह शहादत या कोई चीज़ सामने उसके ख़िलाफ़ जुर्म साबित करने के लिए सामने नहीं आ रही, तो अख्तियार दिया गया है कानून के अंदर कि वो उसको भी बरी कर सकते हैं। तो जो इनहेरेंट पावर्स के तहत इक़दामात हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज उठा सकते हैं, उसके अंदर जो मिलते जुलते इख्तियारात हैं उनसे जो सिविल कोर्ट के पास थे, उसमें ये है कि ये क्योंकि एक वेस्टेड अथॉरिटी होती है, पोजेस्ड राइट होता है, तो लेकिन ये वहाँ होता है जहाँ दूसरी प्रोविजंस जो हैं वो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं होती, तो फिर इसका सहारा लिया जाता है। आमतौर पे अक्सर देखें जो लिटिगेशन से वाबस्ता लोग हैं या कानून के तालिब इल्म हैं, तो अक्सर जहाँ कोई प्रोविजन नहीं मिलती किसी को कि किस प्रोविजन के तहत हम दरख्वास्त दें, तो सीधा लिखा जाता है कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 151 सिविल प्रोसीजर कोड। तो आगे अपनी जो भी रेमेडी चाहिए होती है लिख दी जाती है कि इंसाफ के तकाज़ों के लिए कोर्ट जो है वो इस प्रोविजन का इस्तेमाल करे और हमें इंसाफ दें। अक्सर देखें तो पार्टी बनाने के लिए भी लोग जब सम टाइम 110 हालांकि प्रोविजन है तो 151 लिख देते हैं, जैसे प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए 151 लिख देते हैं, जैसे एडजर्नमेंट के लिए 15 लिख देते हैं, हालांकि उसके अंदर भी जो है प्रोविजन एक मौजूद है जिसके तहत जाना होता है। तो इसके अंदर यही होता है कि मतलब जैसे कि हियरिंग पोस्टपोन करने का सिविल जज का अख्तियार था, उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट जज को भी इख्तियार हासिल है कि वो आगे तारीख डाल सकते हैं, मामले को आगे क्रॉस सूट्स को रोक सकते हैं। इसी तरह से जो जायज़ा ले सकता है कि कोर्ट के सामने प्रॉपर पार्टीज़ हैं या नहीं हैं। अगर नहीं हैं तो वो डायरेक्ट कर सकता है कि फ़लाँ शख्स को जो कि ज़रूरी है, जिसके ख़िलाफ़ आपको मुद्दा सीख कर रहे हैं या जिसके ख़िलाफ़ आपको रेमेडी चाहिए, उसको पार्टी बनाया जाए ताकि प्रॉपर तरीके से उसको नोटिस जाए, सर्व किया जाए और वो आके अपना मौक़िफ़ पेश किया जाए करे, ताकि जो प्रिंसिपल है कि नो वन शुड बी अनहर्ड, कि हर किसी को सुना जाए, तो वो अगर हर किसी को नहीं सुना जाएगा तो डिफेक्टिव जजमेंट होगी। तो दैट्स वाई ज़रूरी है कि उस बंदे को भी सुना जाए, तो कोर्ट इसका नोटिस लेकर डायरेक्ट कर सकती है कि मुतलका बंदे को भी इसके अंदर पार्टी बनाए। दूसरा ये होता है कि स्टेटस देखना कि द पर्सन हु इज़ फाइलिंग द सूट, फ़र्ज़ करें कंपनी है तो कंपनी जब होगी तो वो ऑथोराइज करेगी एक अपनी रेजोल्यूशन के ज़रिए किसी शख्स को केस दायर करने के लिए। वो कोर्ट देखेगी कि क्या जो अगर कंपनी ने केस किया है तो इसको ऑथोराइजेशन है या नहीं है, कोई बंदा अडल्ट है यानी बालग है कि नहीं है, उसके आईडी कार्ड की कॉपी लगी है या नहीं लगी है, या नेक्स्ट फ्रेंड के ज़रिए है। अगर कोई अलेज करता है कि वो मुख्तार ख़ास है किसी का, तो उसको हक है, दिया गया है हक
कि वो दावे को प्रोसीड करें, उसके मतलब तमाम जो मामलात हैं उनको आगे बढ़ाए, शहादत दे, तमाम चीज़ें करें, तो फिर कोर्ट देखेगी कि क्या उसने मुख्तार ख़ास की कापी दावे के साथ लगाई है या नहीं लगाई है, वो ठीक तरीके से तैयार हुआ है या नहीं हुआ है, केस प्रोसीडेबल है या यहीं रोक देना चाहिए। तमाम चीज़ों का अख्तियार जो अदालत का है वो 151 सिविल प्रोसीजर कोड के तहत हासिल है। दूसरा ये होता है कि थर्ड पार्टी अगर कोई बीच में आती है, आकर के क्लेम करती है कि मुझे भी पार्टी बनाया जाए, तो इसके ऊपर भी अख्तियार हासिल है अदालत को कि वो इस चीज़ का नोटिस ले कि उसको पार्टी बनाना है या नहीं बनाना है। तो आगे सम टाइम फिर ऐसा होता है कि जैसे कोई केस अदम पैरवी की वजह से खारिज होता है, कोई पार्टी जो है केस करने वाली वो परसू करने के लिए नहीं पहुंचती या उसका वकील भी नहीं पहुंचता, दोनों नहीं पहुंचते और उसको खारिज कर दिया जाता है केस, तो उसकी रेस्टोरेशन जो है वो भी डेफिनेट की जा सकती है और इसी सेक्शन के तहत एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 151 सीपीसी के तहत ही उसको रिस्टोर भी किया जा सकता है। ये कोर्ट को अख्तियार हासिल है। ये क्योंकि एपलेट कोर्ट है तो इसके पास ये भी इख्तियार हासिल है जहाँ वो देखे कि नीचे वाली अदालत ने अपनी ज्यूरिसडिक्शन को प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया या इश्यूज़ को प्रॉपर डिसाइड नहीं किया या किसी चीज़ को अनलेफ्ट छोड़ दिया या किसी सिग्नेचर को जिसको वेरीफाई कराना चाहिए था नहीं कराया या कोई भी ऐसा स्टेप जो कानून के इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए ज़रूरी था और वो मिस हो गया, तो इस कोर्ट को अख्तियार हासिल है कि दोबारा नीचे केस को रिमांड कर दे कि इस चीज़ की हद तक अदालत जो है वो पार्टीज़ के राइट्स को दोबारा डिटरमिन करें, तो उसमें ये चीज़ भी की जा सकती है। तो इसके अंदर ये जो अख्तियार हैं वो तमाम दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी। इसी तरह से इसके अंदर ये भी है कि वो किसी ऑर्डर को अफेक्ट करवाने के लिए अमल यानी को हुक्म दिया है, उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा तो उसको अमल भी करवाने के लिए ऑर्डर कोर्ट कर सकती है। इसके अंदर ये होता है कि अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट को भी रोक सकती है। कोई शख्स अगर कोर्ट के साथ तावन नहीं कर रहा, डेट्स बार बार ले रहे हैं, शहादत नहीं दे रहा, तो कोर्ट को अख्तियार होता है कि उसको फाइन कर सकती है, पाबंद कर सकती है अगली डेट्स के लिए कि वो उसको प्रॉपर तरीके से कोर्ट करने दे और प्रोसेस को आगे बढ़ने दे। लिमिटेशंस के अंदर भी यही, इसमें भी हदूदों कयूद हैं कि वो जहाँ दूसरी प्रोविजंस हैं तो इसको एक्सप्रेसली बयान की गई हैं, फिर इसको नहीं लिया जाएगा। और दूसरा इसके अंदर ये होता है कि जब रेमेडी किसी और प्रोविजन के तहत अवेलेबल है तो उसमें जिस तरह से प्रोवाइडेड है उसी तरह से डील किया जाएगा। तो दूसरा एक चीज़ और इसके अंदर ख़ास है कि फ़र्ज़ करें हिट बाई लैशेज़ है या कोई लेट है, फ़र्ज़ करें किसी पार्टी ने लिमिटेशन के बाद केस दायर किया तो उसकी माफ़ी 151 के तहत नहीं होगी, क्योंकि लिमिटेशन के बारे में लिमिटेशन एक्ट है जिसकी प्रोविजंस दी गई हैं, जिसके अंदर दिन मेंशन कर दिए गए हैं, तो तमाम लोग उसके पाबंद होंगे। तो इस तरह से ये तमाम पावर्स हैं डिस्ट्रिक्ट जज की। अगर हम सेशन जज की बात करते हैं तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि उसके पास भी ये इख्तियार है कि वो 265 के तहत उसी तरह से कोई भी शख्स जिसके खिलाफ ट्रायल चल रहा है, अगर वाज़ेह शहादत मौजूद नहीं है और वो समझता है कि आगे जाके उसके बरी होने के चांसेस हैं या ट्रायल चलाना फजूल होगा, इसका कोई मकसद हासिल नहीं हो सकेगा, तो उस कोर्ट को भी इख्तियार दिया गया कि वो अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए, अपनी ज्यूरिसडिक्शन और विजडम को इस्तेमाल करते हुए उस शख्स को भी बरी कर सकता है। तो आज हमने जायज़ा लिया डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट की जो इनहेरेंट पावर्स हैं कि वो क्या क्या हैं और वो किस तरह से किसी भी अपने पास पेंडिंग मामले के ऊपर इंसाफ के हसूल को यकीनी बनाने के लिए और लोगों के प्रॉपरली राइट्स डिटरमिन करने के लिए इस प्रोविजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों तरफ से, सिविल साइड के ऊपर भी और सेशन कोर्ट के ऊपर भी। उम्मीद है हमारी मालूमाती वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल नीड ऑफ द टाइम विद गौहर संधू को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।